हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फिट एंड फाइन। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए आप लोगों को फिट एंड फाइन। क्योंकि जब तक पॉजिटिव इंसान सोचेगा नहीं, जब तक उसकी हेल्थ पॉजिटिव नहीं रहेगी, तब तक वो किस तरीके से अच्छा पॉजिटिव काम कर सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए, तब जाके सारी चीजें इजीली ग्रास्प की जा सकती है ना। नेगेटिव माइंड में कभी कोई चीज अच्छी नहीं आती है, तो माइंड पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। खैर चलिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको हायर ऑर्डर कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर। उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि मैं कुछ और भी क्वेश्चन आपको दूंगा। लेकिन आज जो मेरा टारगेट है, या जो हमारा टारगेट है, वो है लास्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर खत्म करना, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज की क्लास में हम ये कोशिश करेंगे कि आपका चैप्टर थ्योरेटिकली ओवर हो जाएगा, और फिर हम अगली 2-3 क्लासों के अंदर खूब सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, ताकि ये चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग हो सके। ओके बेटा, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज हीटिंग इफेक्ट्स या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, पहले तो ये समझते हैं, फिर देखेंगे इसका कॉज क्या है। बेटा मीनिंग ये है कि मान लो कि मैंने एक बल्ब को सर्किट के अंदर लगा रखा है और मैंने बल्ब को ऑन कर दिया। तो ऑन करने के बाद क्या होता है, बल्ब लाइट तो देता है, लेकिन वो गर्म भी तो हो जाता है। उसको अगर आप छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा। मैं एलईडी बल्ब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब की बात कर रहा हूं। उसको जब आप टच करेंगे तो यू विल फील द हीटनेस ऑफ दैट, ठीक है, वो हीटिंग इफेक्ट है। अब हीटिंग इफेक्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बल्ब की बात है, हीटर भी तो हीटिंग इफेक्ट करता है। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, कई तरीके के हीटर होते हैं। कॉइल वाला ट्रेडिशनल टाइप का हीटर होता है, इसमें कॉइल लगी होती है नाइक्रोम की, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो गर्म हो जाता है, वो इतना गर्म हो जाता है कि उसके ऊपर खाना बनाया जा सकता है, उसके ऊपर दूध गर्म किया जा सकता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब करंट सप्लाई करी और उससे क्या हुआ, हीट डेवलप हुई। दैट मींस इट इज अ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ये तो इसका मतलब निकला। अब मेन बात यह है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग, ऐसा होता क्यों है, किस वजह से ऐसा हो पाएगा। तो चलिए पहले एक मैं डेली लाइफ के एग्जांपल से इसको बताता हूं आपको, उसके बाद आप उसको रिलेट करिएगा हमारे कंडक्टर्स और हीटिंग इफेक्ट से। मान लीजिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाना है, दौड़ के आप जाना चाहते हैं, बहुत जल्दी थी आपको। उस जल्दी में क्या हुआ कि आपके पास दो मैं अलग अलग टास्क देता हूं। एक तो ये था कि रोड खाली थी बिल्कुल और आपको दौड़ के इधर से उधर पहुंचना है। दूसरा आपके पास क्या था ऑप्शन, दूसरा ये था आपके पास कि बहुत भीड़ थी, काफी सारे लोग हैं और आपको उनके बीच में से निकल निकल के जाना है, ठीक है। अब जब आप दोनों केस में चलते हैं तो किस केस में आपकी बॉडी जो होगी वो ज्यादा हीट अप हो जाएगी, कब ज्यादा गर्मी महसूस करोगे, कब ज्यादा ऐसा महसूस होगा कि अब स्वेटिंग ज्यादा होगी, कब? वो तब होगा जब आप भीड़ में से निकल जाते हैं, क्राउडी एरिया में से निकल के जाते हैं। क्यों? उस क्राउड ने क्या किया, उस क्राउड ने आपको रेजिस्टेंस ऑफर कराया। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द मोशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, सिंपली, ठीक है। बहुत सारे लोग थे, आप सीधे नहीं जा पाए, कभी इधर जाना पड़ा, कभी इधर, कभी किससे टकराए, कभी इधर गए। तो ये जो बेसिकली टकराव हो रहा है बार बार, जो कोलिजन बार बार हो रहा है, और जिसकी वजह से आप कभी धीरे चल रहे हैं कभी तेज, तो इस वजह से क्या होता है, हीट डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर, जिनसे आप टकराएंगे उनकी बॉडी में भी हीट डेवलप हो सकता है, क्योंकि आप उनसे टकराएंगे, वो किसी और से टकराएंगे, ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली हीटिंग का जो मेन कॉज है वो है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। रेजिस्टेंस का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। जो ऑब्स्ट्रक्शन पाथ में आते हैं उनसे जो कॉलिजन होता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन का जो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन होता है, जो कि कंडक्टर के अंदर होते हैं, तो उन कॉलिजन की वजह से क्या होता है, हीट डेवलप होती है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा, राइट। तो सबसे पहले ये टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक को मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है बेटा, कि क्या क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर क्या दिया जाता है, और उसके हिसाब से बढ़िया ये होगा कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी याद होगा और मीनिंग भी समझते चलेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन था, व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट, व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ इसको लिख लें, मीनिंग मैं आपको इसका समझा चुका हूं, साथ साथ लिख लें। When a conductor
when a conductor is connected with a battery, then the electrons supplied by the battery offers कॉमा या ऑफर्स के स्लैश में लिख सकते हैं आप experiences a resistance to their flow in conductor full stop. This resistance is offered due to collision. Due to the collision between flowing electron with the electrons of conductor full stop. Hence their kinetic energy is converted into heat energy. ठीक है, फुल स्टॉप. तो हुआ क्या? हुआ ये कि ये मेरे पास एक कंडक्टर था और ये बैटरी है. मीनिंग समझ लेते हैं जरा. बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव, देखो करंट तो फ्लो करती है पॉजिटिव टर्मिनल से, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है. तो इलेक्ट्रॉन चलता है ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया. यहां भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे. ये इलेक्ट्रॉन जब अंदर एंटर करता है तो बाकी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, और बाकी इलेक्ट्रॉन से जब कोलाइड करता है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जिस एनर्जी से वो आ रहा था, मूव कर रहा था, वो थी उसकी काइनेटिक एनर्जी. और जब वो कोलाइड करता है बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ, तो दैट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी. दिस इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो ये था आपके पास व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट. तो उसका आंसर मैंने आपको बता दिया, मीनिंग मैंने आपको समझा दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और अगर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने ये नहीं पढ़ा जो मैं आपको बता रहा हूं, तो फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा. वो क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा रहा हूं आपको. क्वेश्चन था, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हीटिंग इफेक्ट. ये एग्जाम में बहुत आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या है? वो बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली जूल ने इसके बारे में कैलकुलेशन करी. एक तो बात रफ चीज ये होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के थ्रू जा रहा है, वहां पे रेजिस्टेंस ऑफर हुआ तो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई. ये तो हुआ हीटिंग इफेक्ट. जूल्स लॉ ने ये बताया कि हाउ टू कैलकुलेट दैट हीट एंड ऑन व्हाट फैक्टर दैट हीट डिपेंड्स. कौन कौन से ऐसे फैक्टर जिनके ऊपर वो हीट डिपेंड करती है. ठीक है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर? तो पहले मैं आपको फैक्टर्स बता देता हूं. अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, मैं प्रॉपर तरीके से उसको लिखवाऊंगा और तब उसको लिखेंगे. पहले समझे. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये बताता है द हीट डेवलप्ड अक्रॉस द कंडक्टर या विद इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. कितनी करंट फ्लो करती है कंडक्टर के अंदर, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर द फ्लो ऑफ करंट. इसका मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी, करंट ज्यादा कब फ्लो करेगी? जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करेंगे. इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करेंगे तो कॉलिजन ज्यादा होगा. कॉलिजन ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी. दैट मींस व्हेन करंट इंक्रीजेस, collision increases due to the flow of electrons through the conductor and hence heating increases. यानी कि heating effect is more in that case. तो करंट बढ़ने पर हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है. ठीक है. रेजिस्टेंस, अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा ले आऊं जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं,
ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि आप जब रोड पे दौड़ रहे हैं तो अगर वहां पे 10 लोग हैं तो कम रेजिस्टेंस होगा, तो कम हीटिंग होगी। वहां पे अगर 100 लोग हैं, 100 पीपल है वहां पे, और तब आप जाते हैं तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा मिलेगा, कॉलिजन ज्यादा होगा, तो हीट ज्यादा होगा। दैट मींस इफ द रेजिस्टेंस इज मोर, दैट मींस द कॉलिजन इज मोर, एंड इफ द कॉलिजन इज मोर, हीटिंग इफेक्ट विल बी मोर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज मोर, हीटिंग इफेक्ट इज मोर। ठीक है, टाइम, कितने लंबे टाइम तक करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। अब सोचिए एक इंस्ट्रूमेंट, पता है जो फैन होता है हमारे घर में, इलेक्ट्रिक फैन जो घर पे जो ऊपर पंखा चलता है, वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? बताओ, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, विच फॉर्म टू विच फॉर्म? फैन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो बेसिकली रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में होती है। मैकेनिकल में हम काइनेटिक बात करते हैं, पोटेंशियल बात करते हैं, रोटेशनल एनर्जी बात करते हैं, जिससे कोई चीज गोल घूम रही होती है। तो फैन का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन अगर फैन बहुत देर तक चलते रहे और आप उसको छू के देखें नीचे से, मतलब चलते हुए फैन में नहीं, फैन बहुत देर से चल रहा है, अब उसको आप बंद कर दीजिए और फिर आप उसको नीचे से छू के देखिए, तो आपको गर्म लगेगा। गर्म होने का मतलब हीट डेवलप हुई है, हीटिंग हुई है, जबकि हीट के लिए तो बना ही नहीं है। तो ये लॉस हो गया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई फैन के अंदर वो दो पार्ट्स में कंज्यूम हुई, वन फॉर मैकेनिकल एनर्जी एंड सेकंड फॉर हीट एनर्जी। भले हीट एनर्जी बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि फैन को मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से काम करना है, हीट के हिसाब से काम नहीं करना। ठीक है, लेकिन वो जो हीट एनर्जी थी वो ऐसा थोड़ा हो कि फैन अचानक गर्म हो गया। आप फैन को ऑन करिए, आप 30 सेकंड बाद उसको ऑफ करिए, छू के देखिए, बहुत गर्म नहीं लगेगा। 1 मिनट बाद 1 मिनट तक चलने दीजिए, फिर उसको छू के देखिए, वो ज्यादा गर्म लगेगा। 2 मिनट तक चलने दीजिए, फिर छू के देखिए, और ज्यादा गर्म लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितने लंबे टाइम तक करंट फ्लो करेगी उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। बल्ब में भी ऐसा ही है, बल्ब को थोड़ी देर जलाओ तो कम गर्म होता है, बल्ब को ज्यादा देर तक जलाओ और ज्यादा गर्म होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम भी डिपेंड करता है, कितने टाइम तक करंट फ्लो कर रही है उतनी ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। So that means when we increase the amount of current, heating effect increases. When we increase the resistance, as collision increases, therefore kinetic energy is converted more into heat energy. So heat energy also increases. When we flow the current for more time, and when the time for the flow of current increases, heat energy also increases. They are directly proportional. यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर इसका स्टेटमेंट बता रहा हूँ, उस स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए और फिर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखिएगा। लिखिए, अभी आपको ये नहीं लिखना, अभी आपको वो लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लिखिए बेटा इसके अंदर। ये था स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल दें, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसमें लिखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, the heat energy developed in a conductor, the heat energy developed in a conductor is directly proportional to the square of amount of current, flowing through the conductor, comma, resistance within bracket capital R offered by the conductor to the flow of current, and the time taken within bracket small t, for the flow of current, through the conductor. ठीक है, अब इसके बाद मैथमेटिकली कैसे लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है
मैथमेटिकली h proportional to I square, h proportional to r, h proportional to t। तो जब अब इसको लिखते हैं तो क्या आता है, तो h proportional to कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट आएगा h proportional to I square RT, I square RT। और अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो क्या आता है, h is equal to k I square RT, k I square RT। प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हुई, कैलकुलेशन करके देखी गई, तो k की वैल्यू आती है 1। ध्यान रखो बेटा, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक इक्वल साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है, तो दैट कांस्टेंट इज k। प्रैक्टिकली जब कैलकुलेशन करके देखी गई, जब भी कोई हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर हम हीटिंग इफेक्ट निकाल सके, तो k की वैल्यू 1 आती है, और k की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब h इक्वल टू हमारे पास हो गया I स्क्वायर RT। दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर हीटिंग इफेक्ट अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल फॉर्म ये रहा, h इक्वल टू I स्क्वायर RT। और स्टेटमेंट क्या था वो मैं आपको लिखवा चुका हूं, तो आपने जो स्टेटमेंट लिखा है उसके नीचे आप ये पूरा लिख लें मैथमेटिकली दिस, ये पूरा मैथमेटिकली यहां से लेकर आपको यहां तक लिख लें। ठीक है बेटा, दिस इज अबाउट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब बात करते हैं कि और क्या चीजें हैं इससे रिलेटेड। फिर एक नेक्स्ट चीज है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, अब मैं आपको बताऊं कि जनरली आपने कितने टाइप की पावर पढ़ी होंगी। जनरली 3 तरीके की पावर आपने पढ़ी है, क्लास 9 से लेकर क्लास 10 तक। 10th पे हो सकता है अभी आप कुछ पढ़ना बाकी है, आपने ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा, लाइट नहीं पढ़ा, लेकिन अगर कुछ बच्चों ने लाइट का इंट्रोडक्शन ले लिया हो या क्लास 8th में कुछ पढ़ा हो तो उन्होंने एक और तरीके की पावर पढ़ी होगी। जनरली वी यूज 3 काइंड्स ऑफ पावर। पहला होता है हमारे पास मैकेनिकल पावर, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, और वो मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला था P इक्वल टू W अपॉन T, एंड द फॉर्मूला वाज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। कितने टाइम के अंदर कितना वर्क होता है उसको पावर बोलते हैं, इट्स कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। इसको इसके अंदर लिखना नहीं है, अभी मैं कुछ चीज समझा रहा हूं, ध्यान रखो, इट्स कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। ठीक है, एक होता है आपके पास ऑप्टिकल पावर, ये सॉरी ये मैकेनिकल वर्क नहीं, सॉरी मैकेनिकल पावर बोलते हैं इसको, दिस इज पावर, मैकेनिकल पावर P इक्वल टू W अपॉन T। एक होता है आपके पास ऑप्टिकल पावर, उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1 अपॉन F। ये होती है लेंस की पावर। आपको पता है कि लेंस आप यूज करते हैं, जैसे अब दादाजी आपके लेंस लगाते हो, चश्मे लगाते हो, या पापा चश्मे लगाते हो, या घर में कोई चश्मा लगाते हो, आप लगाते हो, तो आपको पता है कि जब आप स्पेक्स लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर बात होती है कि कितनी पावर का आप लेंस लगा रहे हो, कितने डायोप्टर का लेंस लगा रहे हो, -2.5 या फिर -0.5 कुछ भी करके, या प्लस का 0.25। नॉर्मली जो हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो उस टाइम पर हमें जो पावर लग रही होती है वो नेगेटिव में लग रही होती है, हम सिलिंड्रिकल लेंस या कॉन्केव लेंस यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं, ओल्ड एज हो जाते हैं, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस लगता है। तो बेसिकली वो जो लेंस होता है ना, उसकी पावर जो होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पावर। वो वर्क डन अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से नहीं निकलती। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड पावर है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर। ये जो ऑप्टिकल पावर है ये आपको क्लास 10 के सिलेबस में लाइट वाला जो चैप्टर होगा आपका सेकंड टर्म के अंदर, या जब भी आप आगे इसको अगर अभी भी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये पावर मिलेगा लाइट के फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब मैं आपको सीधे सा एग्जांपल देता हूं कि बल्ब अगर खरीदने के लिए जाते हैं, बहुत जबरदस्त बात अभी बताऊंगा इससे जुड़ी हुई मैं आपको। बल्ब खरीदने के लिए जब आप जाते हैं तो बल्ब क्या बोलते हैं, किसी जहां से आपको बल्ब लेना है, कोई ऐसी शॉप है जहां पे इलेक्ट्रिकल शॉप है जहां से आपको बल्ब खरीदना है, तो क्या बोलते हैं आप, ये बोलते हैं बल्ब दे दो? नहीं, आप बोलते हैं कि भैया 40 वॉट का बल्ब दे दीजिए, या 60 वॉट का बल्ब दे दीजिए, या 100 वॉट का बल्ब दे दीजिए। एलईडी भी अगर आप बोल रहे हैं तो एलईडी में आप 15 वॉट बोल रहे हैं, 18 वॉट बोल रहे हैं, 20 वॉट बोल रहे हैं। पावर बतानी जरूरी है, वो अगर पावर आप नहीं बताएंगे तो आपको बल्ब नहीं देगा, फिर तो कोई सा भी दे देगा, तो वो भले आपके काम का ना हो। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, बड़ी जबरदस्त बात है। कई बार क्या होता है, एक बल्कि एक स्टोरी सुनाता हूं, और ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है। एक पर्टिकुलर सेक्टर में, यही की बात बता रहा हूँ गेट नोएडा की, कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक बार क्या हुआ कि मुझे घर में चाहिए था एक नाइट बल्ब।
नाइट बल्ब आप समझते हैं, जो बहुत कम सी रोशनी देता है, कम लाइट देता है, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, इस तरीके के होते हैं। तो मैं गया एक शॉप पे, कैंटीन होती है ना, छोटी सी कैंटीन वाली शॉप्स होती हैं, ठीक है। मैं गया एक बार एक के पास, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन से सेक्टर की बात है, ठीक है, आई डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज दैट, बहुत पहली बात है, इस बात को तकरीबन 10 साल हो गए होंगे। तो मैं गया उसके पास और मैंने कहा कि भैया 15 वॉट का बल्ब दे दो, यानी कि 15 वॉट का बल्ब दे दो। तो उसने पता है क्या कहा, वैसा कोई बल्ब नहीं आता। देखो 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, तब एलईडी बल्ब नहीं थे। एलईडी बल्ब आपको 15 वॉट का बल्ब मिल जाता है, लेकिन जो नॉर्मल बल्ब होता है ना, जो घर में लगाते हैं, ठीक है, उसमें 15 वॉट के बल्ब लोगों ने सुने नहीं होते। तो मैंने उसको बोला कि भैया 15 वॉट का बल्ब दे दो। तो उसने कहा कि भाई साहब 15 वॉट का कोई बल्ब नहीं है, 15 वॉट का बल्ब नहीं होता, ठीक है। तो मैं समझ गया कि इसका मतलब उसे पता नहीं है। तो मैंने कहा एक काम करो फिर 0 वॉट का बल्ब दे दो। तो उसने तुरंत निकाल के दे दिया। और उसने पूछा कौन से कलर का, मैंने कहा रेड कलर का, तो उसने तुरंत निकाल के दे दिया। 0 वॉट का बल्ब उसने निकाल के दे दिया। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, ऐसा कभी कोई बल्ब बन ही नहीं पाएगा जो 0 वॉट का हो। दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं उसको बना सकता जो 0 वॉट का बल्ब हो। भाई 0 वॉट का मतलब वो पावर ही कंज्यूम नहीं कर रहा, तो चलेगा कैसे? ऐसा बल्ब बन ही नहीं सकता जो पावर यूज ना करे। कुछ तो पावर यूज ना करने का मतलब करंट जाएगी नहीं उसके अंदर से। अरे करंट जाएगी तो कुछ तो कंज्यूम करेगा। तो बेसिकली जिसको हम 0 वॉट का बल्ब कह रहे होते हैं वो 0 वॉट का होता ही नहीं है। उसमें दो कैटेगरी आ रही होती है, या तो 15 वॉट का होता है या 18 वॉट का होता है। दो टाइप के बल्ब होते हैं वो। अब हालांकि वो ज्यादा यूज में नहीं है, अब तो लोग एलईडी यूज करते हैं, लेकिन सिंगल टंगस्टन फिलामेंट का जो रेड कलर के ग्रीन कलर के बल्ब होते थे वो 15 या 18 वॉट का होता है। तो मैं उस दिन ये समझ गया कि इस बंदे को 0 वॉट का बल्ब तो पता है लेकिन 15 वॉट का नहीं है। और मैंने लिटरली, जो मेरा फर्ज था, मैंने कहा कि भाई इससे पहले कि कोई और उसको बेवकूफ समझे, जैसे मैंने बल्ब लिया मैंने कहा कि भैया देखो 15 वॉट लिखा है इसके ऊपर, ये 15 वॉट का ही है। लोग इसको 0 वॉट क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इतना कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल उसका आपको कॉस्ट आती है, बहुत कम कॉस्ट आती है उसकी। आती तो है लेकिन बहुत कम। तो इसका मतलब क्या है, उसे 0 वॉट इसलिए बोल दिया गया क्योंकि वो बहुत कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन 0 वॉट का है नहीं वो 15 या 18 वॉट का बल्ब था। तो वो मैंने उसको बताया, तो उसने कहा भाई साहब अगली बार से याद रखूंगा। हमें किसी ने बताया नहीं आज तक ये बात। लोग 0 वॉट का बल्ब कहते हैं कि भैया 0 वॉट का बल्ब दे दो, तो हम 0 वॉट का बल्ब समझ के दे देते हैं इसको, कि कोई बोलता ही नहीं 15 वॉट का बल्ब है ना, इससे पहले कभी किसी ने बताया। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि बेटा ये जो पावर कह के आप बल्ब खरीदते हो ना कि इतने वॉट का बल्ब दे दो, ये आप उसकी इलेक्ट्रिकल पावर बता रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। तो वही इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे, कि वो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है उसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, किन किन चीजों से मिलकर वो बनती है। ठीक है बेटा, तो देखें मैं फॉर्मूले बता रहा हूं बेटा कि इलेक्ट्रिक पावर के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। पावर का फॉर्मूला एक हमारे पास आता है V इंटू आई, इलेक्ट्रिक पावर। एक पावर का फॉर्मूला है हमारे पास I स्क्वायर R, और एक पावर का फॉर्मूला है हमारे पास V स्क्वायर अपॉन R। ये तीन फॉर्मूले हैं। अब मैं आपको बता दूं इसका मेन फॉर्मूला ये है P इक्वल टू V इंटू आई। दिस इज द मेन फॉर्मूला। ठीक है, अब इनसे ये दोनों फॉर्मूले बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं देखो मैं दिखाता हूं। P इज इक्वल टू V की जगह अगर मैं आई आर लिख दूं, कैसे लिख सकता हूं V की जगह आई आर? बाय ओम्स लॉ। तो मेरे पास आता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दिस फॉर्मूला। अब मैं चाहता हूं कि मुझे वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में फॉर्मूला मिले, तो मैं क्या करता हूं, इसी ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर I की जगह V अपॉन R पुट कर देता हूं। V स्क्वायर अपॉन R इंटू R, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो P आ गया आपके पास V स्क्वायर अपॉन R, थर्ड फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले से आपको दोनों फॉर्मूले मिल जाते हैं इलेक्ट्रिक पावर के। तरीके और भी है डेरिवेशन करने के लिए, लेकिन आपको मेन बात क्या है, डेरिवेशन तो नहीं आता एग्जाम में, लेकिन आपको ये फॉर्मूले याद जरूर होने चाहिए, जरूर याद रखने हैं। इलेक्ट्रिक पावर का कोई भी क्वेश्चन होगा तो इन तीनों में से जनरली किसी फॉर्मूले पे लगता है। और एक बेसिक फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक पावर का है वो तो आपको याद रखना ही है। ये नॉर्मली किसी भी पावर का फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल को छोड़ के, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक दोनों का बेसिक फॉर्मूला तो ये होता है P इक्वल टू W अपॉन T, और इसी के कॉन्सिक्वेंसेस से आपको ये मिल जाते हैं। अब कैसे मिले, चलो ये भी देख लेते हैं। P इक्वल टू W अपॉन T होता है, और वर्क डन का एक फॉर्मूला आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, मैं इसको यहां लिख देता हूं। P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है, ठीक है। और वर्क डन का एक फॉर्मूला पढ़ा आपने, देखो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। ये फॉर्मूला इसी चैप्टर में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए।
V इक्वल टू W अपॉन Q। तो इससे W क्या आता है, V इंटू Q आता है। तो W की जगह अगर मैं V इंटू Q लिख दूं अपॉन में T, तो Q अपॉन T क्या है, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम इज करंट। तो P इक्वल टू आ जाता है V इंटू I, ये फॉर्मूला। तो बेसिकली जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला ये था ना, वो आपका इस तरीके से आया था। तो ये फॉर्मूला यानी बेसिक फॉर्मूला इज P इक्वल टू W अपॉन T, उससे डराइव होकर ये आया और फिर इसे ड्राइव करके आप ये कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पावर हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं सेगमेंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर, और अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है इसका। ठीक, मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो 99% केसेस में इन फॉर्मूलों के ऊपर बनते हैं। ओके जी, चलो अब बात करते हैं कि पावर तो ये आ गई, तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले क्या क्या बनेंगे। ये तो इलेक्ट्रिक पावर था, ठीक है, इसको नोट आप बाद में कर सकते हैं, वीडियो के रिपीटेशन में आप इसको देख पाएंगे, तो इसको अपलोड कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले क्या क्या बनेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम होता है, और वर्क डन को ही हम एनर्जी कह देते हैं जब पावर की बात करते हैं। ठीक है, वर्क डन कोई कब कर पाता है, जब उसके अंदर एनर्जी होती है। तो एनर्जी इज आल्सो गिवन बाय वर्क डन, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो अब मैं जरा इनकी वैल्यू पुट करता हूं। पावर की वैल्यू अगर मैं V इंटू आई पुट कर दूं तो मेरे पास पहला आंसर आएगा P की जगह VI आ गया और साथ में T, तो P इक्वल टू या E इक्वल टू VIT, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूले की बात करूं, इसी पावर की जगह आप I स्क्वायर R रख दीजिए, तो E इक्वल टू I स्क्वायर RT आ जाता है, और दिस एनर्जी इज बेसिकली डिनोटेड बाय सिंबल H। दिस एनर्जी इज रिस्पांसिबल फॉर हीट, ये स्पेशली हीट एनर्जी ही होती है। अब थर्ड क्या आ सकता है, थर्ड एनर्जी के इसी फॉर्मूले में पावर की जगह एक बार मैंने VA रखा, पावर की जगह एक बार I स्क्वायर R रखा, अब पावर की जगह अगर मैं V स्क्वायर अपॉन R रख देता हूं तो एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया, E इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इनटू T, E इक्वल टू I स्क्वायर RT, E इक्वल टू VIT। ये तीन फॉर्मूले हो गए भाई। तो बेसिकली पावर के जो तीन फॉर्मूले थे, तीनों को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कि हीटिंग एलिमेंट कौन से होते हैं, कौन से जनरली हीटिंग एलिमेंट हम यूज करते हैं, और ऐसा क्या होता है उसके अंदर जिसकी वजह से वो हीट डेवलप कर पाते हैं। क्या ऐसा मेन फैक्टर है, व्हाट इज द मेन फिजिकल पार्ट ऑफ दैट, व्हिच इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज मेन रिस्पांसिबल फॉर द हीटिंग इफेक्ट। किसी चीज में कितनी हीट बनेगी उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन एक कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हीट के लिए बहुत ज्यादा रिस्पांसिबल है, उसके बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं हीटिंग एलिमेंट्स। ऐसा हो सकता है बेटा कि कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि राइट द नेम ऑफ सम हीटिंग एलिमेंट्स। तो क्या क्या चीज है हमारे पास, सबसे पहले पे आता है नाइक्रोम। नाइक्रोम बेसिकली इट इज एन एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। Ni का मतलब निकल से है, क्रोम का मतलब क्रोमियम से, एलॉय है। और बेसिकली जो एलॉय होती है ना वो अच्छे हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं। रीजन बिकॉज दे आर हैविंग वेरी गुड रेजिस्टिविटी। ध्यान रखो, जिनकी रेजिस्टिविटी अच्छी होती है वो, और वो अच्छे कंडक्टर्स भी हैं, वो सबसे अच्छे हीटिंग एलिमेंट होते हैं। एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूं कंडक्टर्स की, तो मान लो कंडक्टर्स का 10 टू द पावर -8 की फॉर्म में, -8 ओम मीटर के ऑर्डर में मान लो रेजिस्टिविटी है। जस्ट इमेजिन, मैं एक रफ डेटा लिख रहा हूं, ठीक है। एलॉयज की अगर मैं बात करता हूं तो मान लो कि ये एलॉयज जो होते हैं, एलॉयज, इनकी रेजिस्टिविटी होती है 10 टू द पावर -6 ओम मीटर या -7 ओम मीटर तक। और जो हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स, उनकी रेजिस्टिविटी 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 1 ऐसे हो सकती है। आपको आपके एनसीईआरटी में रेजिस्टिविटी की टेबल दे रखी है जिसमें आपको मेटल्स, एलॉयज और इंसुलेटर्स के बारे में दे रखा है। एक्सपोनेंट आप चेक करिए, आपको ऑर्डर क्या पता लगता है, आपको ऑर्डर ये पता लगता है कि कंडक्टर जो है 10 की पावर -8 और 10 की पावर -6 में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, 10 की पावर -6 बड़ा है। जितनी पावर नेगेटिव में कम होती है उतना बड़ा आंसर आता है। तो ये तो है हमारे पास स्मॉलेस्ट, और ये है हमारे पास लार्जेस्ट ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी
अब आपसे अगर ये पूछा, मैंने कहा कि रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो अच्छा हीटिंग एलिमेंट हो सकता है, तो इससे तो आपको लगेगा कि सर ये बात तो फिर बड़ी कंफ्यूजिंग है कि रेजिस्टिविटी तो सबसे ज्यादा फिर इंसुलेटर्स की है, तो फिर ये हीटिंग एलिमेंट क्यों नहीं बन सकते? हीटिंग एलिमेंट बनने के लिए आपको लार्ज रेजिस्टिविटी प्लस कंडक्टिविटी भी चाहिए होती है, यानी कि इतना भी होना चाहिए कि उसके अंदर से करंट फ्लो करे। अगर उसके अंदर से करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस ऑफर कैसे करेगा? अब मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज है, मान लो कि मैंने एक इंसुलेटर ले लिया, वुड ले लिया, और मैं करंट यहां से फ्लो करा रहा हूं, तो करंट तो यहां से अंदर ही नहीं जाएगी। जब अंदर ही नहीं जाएगा तो फिर ये हीटिंग करेगा कैसे? हीटिंग होने के लिए जरूरी है कि करंट इसके अंदर जाए, तो कंडक्शन भी होना चाहिए और अच्छी रेजिस्टिविटी भी लगनी चाहिए। रेजिस्टिविटी अगर अच्छी होगी, रेजिस्टेंस अच्छा लगेगा और कंडक्शन भी साथ साथ होगा, यानी कि फ्लो ऑफ करंट भी होगा, तो जाके हीटिंग होगी। तो ध्यान रखिए, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम थी, तो क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा इसलिए हीटिंग ज्यादा नहीं होगी। इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वो करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा, तो भी ये काम नहीं कर पाएगा। इसमें क्या होगा, ये रेजिस्टेंस भी अच्छा लगाएगा और करंट का फ्लो भी होगा, दोनों चीजें मिल जाएंगी आपको। इसलिए हीटिंग इफेक्ट के लिए आपको अलॉय सबसे बढ़िया लगते हैं, एंड अलॉयज आर द बेस्ट थिंग्स टू बी यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट्स। तो नाइक्रोम का नंबर 1 आता है कि नाइक्रोम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कहाँ यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक आयरन में यूज कर रहे हैं, आप गीजर में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन में तो इसका यूज बहुत ही बढ़िया है। इलेक्ट्रिक आयरन आपको पता है, प्रेस जिसको बोलते हैं हम नॉर्मली, ठीक है, उसमें नाइक्रोम का पूरा एलिमेंट होता है। जब आप करंट देते हैं वो गर्म होता है और वो काफी गर्म हो जाता है, ठीक है। एक हमारे पास है मैंगनीन, एक हमारे पास है कॉन्स्टेंटिन। नाम याद रखिएगा, दीज आर एलॉयज। जनरली ये हीटिंग इफेक्ट डेवलप करती है, लेकिन इनमें सबसे बढ़िया जो और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में आती है वो आती है हमारे पास नाइक्रोम। नाइक्रोम एक ऐसा हीटिंग एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा हीट डेवलप करता है, और बल्कि ये मैं कह सकता हूँ कि जो सबसे ज्यादा हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज हो रहा है। जब आप क्लास 12 में पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैग्नेट की जो वायर होती हैं वो कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, जहाँ पे हम यूज करते हैं मीटर बेस के नाम से जानते हैं। ये क्लास 12 में आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तो वहां भी ये रेजिस्टेंस वायर ही है, ठीक है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं, लेकिन हीटिंग इफेक्ट उस लेवल का नहीं है जितना नाइक्रोम का होता है। तो नाइक्रोम बहुत अच्छा हीटिंग एलिमेंट देती है, बहुत अच्छा हीटिंग प्रोवाइड करती है। दीज आर हीटिंग एलिमेंट्स। एक और एलिमेंट भी हमारे पास जो काफी हीट डेवलप करता है, कौन सा? टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन का नाम सुना है आपने? हो सकता है सुन रखा हो, नहीं भी सुन रखा है तो कोई बात नहीं। जो पुराने बल्ब आते थे, पुराने टाइप के जो बल्ब आते थे, जो येलो कलर के जलते थे, ट्रांसपेरेंट दिखते थे लेकिन जलते येलो थे, उसके अंदर एक कॉइल होती है ऐसे। बल्ब में कुछ इस तरीके से कॉइल हुआ करते थे, बल्ब होता था ऐसे करके, ऐसे, ये यहाँ पे एक कॉइल होती है इस तरीके से, बहुत फाइन स्प्रिंग, बहुत पतला स्प्रिंग। ये स्प्रिंग जो बनी होती है वो टंगस्टन फिलामेंट की बनी होती है, इसको टंगस्टन फिलामेंट बोलते हैं, टंगस्टन फिलामेंट। ओके, अब इसको क्यों यूज करते हैं यहाँ पे? देखो, मेन बात ये है कि ये एक ऐसा हीटिंग एलिमेंट है जो इतना हीट हो जाएगा कि वो लाइट एमिट करने लगे। आप सोचो, हीटर घर में जो लगा होता है वो हीटर इस काम के लिए नहीं होता कि आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो लाइट एमिट कर जाए, नहीं, वहां हमारा काम होता है गर्म हो जाए। अब मान लो कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है, आपका जो प्रेस होता है, उसको अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी दूं और वो इतना गर्म हो जाए कि उससे लाइट निकलने लगे, तो वो हमारे किस काम की है? हम उस काम के लिए उसको यूज ही नहीं कर रहे। हम जो इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहे हैं वो सिर्फ हीट के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन बल्ब में क्या होता है, जो पुराने टाइप के हमारे बल्ब थे, उसमें क्या होता था कि जब लाइट जाती थी, जब उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट देते थे, तो टंगस्टन फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है, इतना हीट अप हो जाता है कि वो लाइट एमिट करने लगता है। और जब वो लाइट एमिट करने लगता है तो फिर वही विजिबिलिटी दिखती है आपको, आपको लगता है वो ग्लो कर रहा है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसा क्यों कि टंगस्टन को स्पेशली यूज किया जाता था इस काम के लिए? दो मेन बातें हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे फैक्टर, लेकिन दो सबसे बड़े फैक्टर हैं। टंगस्टन फिलामेंट की प्रॉपर्टी होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। अब पता है क्या,
हाई रेजिस्टिविटी से क्या होगा, आपने इसके अंदर करंट फ्लो करे, करंट गई इसके अंदर से, इसके अंदर से होके गई, यहां से करंट गई, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस अगर बहुत हाई होगा तो फिर हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा। गर्म होते होते अगर वायर मेल्ट हो गई तो ये टूट जाएगा, और अगर ये टूट गया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो फिर बल्ब फ्यूज हो जाएगा, यानी कि लाइट बंद हो जाएगी। हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए होता है कि जो बहुत गर्म होने के बाद भी मेल्ट ना हो, क्योंकि अगर आपने उसको बहुत गर्म कर दिया और मेल्ट हो गया तो वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपकी जो पेंसिल लेड होती है ना, पेंसिल के अंदर जो एक फाइन सी एक ग्रेइश कलर की, डार्क ग्रेइश कलर की एक लेड होती है, पेंसिल लेड बोलते हैं उसको, वो बनी होती है ग्रेफाइट की, एंड ग्रेफाइट इज वेरी गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट बेसिकली it is known to be graphite is basically the conductor, the only ore we can say of carbon which conducts electricity। कार्बन जो होता है बेसिकली वो इंसुलेटर होता है, कार्बन के एक और डायमंड भी है जो बहुत बढ़िया इंसुलेटर है, लेकिन ग्रेफाइट इज द ओर ऑफ कार्बन, या ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन व्हिच इज अ कंडक्टर एंड वेरी गुड कंडक्टर। तो अगर वो जो पेंसिल लेड होती है ना, बहुत बारीक से उसको मैं ले लूं और दोनों तरफ उसके मैं वायर लगा दूं और उसको इलेक्ट्रिक करंट दे दूं, या आपको स्ट्रॉन्ग बैटरी से अगर मैं उसके अंदर करंट दूं, तो क्या होता है, वो ग्लो करने लगती है। जो पेंसिल लेड होती है वो भी इतनी गर्म हो जाती है कि वो ग्लो करने लगती है, और वो ग्लो करने लगती है तो क्या होता है, लेड दिखती तो है लेकिन वो बहुत जल्दी फिर टूट जाती है, यानी कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। जैसे वो ग्लो करेगा फिर बुझ जाएगा, क्योंकि वो टूट जाएगी बीच में से। तो इसका मतलब है कि अगर बल्ब को ग्लो करा के रखना है तो आपको एक ऐसा इसके अंदर फिलामेंट बनाना है इस चीज का कि जब हीट बढ़े तो हीट बढ़ने के बाद वो टूटे ना, क्योंकि अगर वो टूट गया तो टूटने के बाद क्या होगा, बल्ब फ्यूज कहलाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करेगी, बल्ब नहीं जलेगा। तो हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिविटी का, यानी कि हाई रेजिस्टिविटी का और हाई मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट होता है थाउजेंड्स में, 2700 समथिंग से लेकर 3000 समथिंग तक हो सकता है। वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एग्जैक्टली टंगस्टन यूज किया जा रहा है वो कितनी प्योर फॉर्म में यूज किया जा रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा था आपको, मैं ये कह रहा था कि बेटा मेल्टिंग पॉइंट अगर बहुत हाई होगा तो गर्म होने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पा जाएगा कि टूट जाएगा, तो ये टूट ही नहीं पाता। अब जैसे डायमंड को कितना भी गर्म कर लो कभी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है कि आप उतना ज्यादा उसको हीट कर ही नहीं सकते। और वैसे भी डायमंड का जो फॉर्मेशन था वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, उतना टेम्परेचर भी आप उसको नहीं दे पा रहे होते हैं जिससे वो बना होता है, तो टूटेगा कैसे। तो इसी तरीके से हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर द बेसिकली टू क्राइटेरिया which makes tungsten a best thing to make the filament of electric bulb। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लें कि why tungsten is used as the filament for electric bulb, तो आपको बताना पड़ेगा दो रीजन, because it has high melting point, second it has high resistivity। ये दो बेस्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, सो हीटिंग इफेक्ट में आपके पास ये सब चीजें होती हैं, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ चुनिंदा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स की, और भी कुछ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिससे कि पता लगे कि हम जिन जिन टॉपिक को पढ़ चुके हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से की जाए, और फिर हम बात करेंगे कुछ हायर ऑर्डर क्वेश्चन की। मीनवाइल जो मैंने लास्ट क्लास में आपको दो क्वेश्चन दिए थे, जो भी क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे हायर ऑर्डर क्वेश्चन थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। और इस जो भी विपरीत कंडीशन हमारे पास चल रही है, जो एडवर्स कंडीशन है हमारे सामने, उसके अंदर फाइट करिए, अपने आप को सरेंडर मत करिए। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कुछ टाइम बाद, तो हम तब से मेहनत करना चालू करेंगे। तो माय डियर, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये कंडीशन कब तक सही होगी, कोई गारंटी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि 1 मंथ बाद सही हो जाएगी, 2 मंथ बाद सही हो जाएगी। अभी कंडीशन क्रिटिकल चल रही है, और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इस बात का इंतजार करेंगे जब चीजें सही होंगी तब हम पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं बेटा, तब तक बहुत लेट हो जाएगी, इतनी लेट हो जाएगी आप नहीं संभाल पाएंगे। टीचर तो संभाल रहे हैं, बिकॉज दे आर फाइटिंग लाइक वॉरियर्स। जिस तरीके से बॉर्डर पे लड़ रहे हैं ना बेटा आर्मी वाले, इसी तरीके से टीचर लड़ रहे हैं इन कंडीशन के अंदर, और उन्होंने अपने सारे लिमिटेशन को क्रॉस कर दिया है। टीचर वो काम कर रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया जिंदगी के अंदर। पता है क्यों? बिकॉज दे हैव द फाइटिंग स्पिरिट। उन्हें ये पता है कि कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो जाए, उनका जो मेन काम है ना बच्चों को पढ़ाना, उसको वो करके ही रहेंगे और वो करेंगे। पता है क्यों? ये उनकी मजबूरी नहीं है, ये उनकी इच्छा है। दे नो दैट एंड दे वांट कि बच्चे किसी भी तरीके से सफर ना करें किसी भी क्रिटिकल कंडीशन के लिए, इसलिए वो आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं। और अगर वो आपके लिए इतना वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा फर्ज आपका बनता है कि आप उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और उनका पूरा साथ दें, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर नॉट वर्किंग फॉर देमसेल्फ,
दे आर वर्किंग फॉर यू। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बहुत जोश के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।